हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अगेन चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी जो जनरल एक्सेप्शंस के बारे में है। और अगर आपने मेरी इससे पिछली वीडियो देखी है तो हमने उसमें सेक्शन 76 से लेकर 81 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ हम देखने वाले हैं 82 और उससे आगे आने वाले सेक्शन। तो चलिए सेक्शन 82 को देखते हैं क्या कहता है। देखिए, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज कि जो भी 7 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है, अगर उससे कोई एक्ट हो जाता है तो हम उसे, कोई ऑफेंसिव एक्ट हो जाता है तो हम उसे एज ए ऑफेंसिव एक्ट ट्रीट नहीं करते हैं। तो चलिए इसके एक बार बेयर एक्ट में रीडिंग कर लेते हैं। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। तो जो भी बच्चा 7 साल से कम उम्र का जो बच्चा है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी ऑफेंसिव एक्ट जो है वो एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको माफ़ कर दिया जाएगा। राइट, तो बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल ज़रूर है, इम्पॉर्टेंट बहुत है। हरियाणा के जुडिशरी एग्ज़ाम में एक बार ये सवाल पूछा भी गया था। तो ये किस तरह से पूछा था, देखिए इसमें एक मैक्सिम यूज़ की जाती है, वो है देखिए यहाँ पे डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख दिया गया था कि डोली इन कैपेक्स का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है इनकेपेबल टू कमिट एन ऑफेंस, मतलब जो ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता है। हु इज़ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, तो जो भी 7 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा उसके द्वारा अगर कोई भी एक्ट किया जाता है तो वो एक ऑफेंसिव एक्ट नहीं माना जाता है। ये समझा जाएगा कि बच्चा जो है वो ऑफेंस नहीं कर सकता है, इसका ये मतलब रहता है। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, सेक्शन के थ्रू ही याद रखिए। सेक्शन 82 में ये मैक्सिम यूज़ होती है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 83 को देख लेते हैं क्या कहता है। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। तो सेक्शन 83 में एज बताई गई है। जो 7 से 12 साल तक के जो बच्चे होंगे, अगर उनके द्वारा कोई एक्ट कर दिया जाता है, कोई ऑफेंसिव एक्ट कर दिया जाता है, तो किस तरह से वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स बहुत ध्यान रखने हैं इसे अप्लाई करने से पहले कि जो एक्ट किया गया है बच्चे के द्वारा वो 7 से 12 साल तक की ही उम्र का होना चाहिए। अगर वो 7 साल से कम है तो वो सेक्शन 82 में फॉल कर जाएगा। सेक्शन 83 में फॉल करने के लिए 7 से 12 साल तक की उम्र का ही होना चाहिए, और अगर 12 से ज़्यादा है तो वो इसमें नहीं कवर कर पाएगा। ठीक है, तो 7 to 12 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होती है कि भी वो अपने उस एक्ट को समझ नहीं पा रहा है कि भी वो उसका किया हुआ जो एक्ट है क्या वो कोई ऑफेंसिव एक्ट है या नहीं है, क्या ये सही है या गलत है, लीगल है या इलीगल है, क्या है, वो उसका नेचर नहीं समझ पा रहा है अपने उस किए हुए काम का। ओके, टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। क्या उसका जो एक्ट है वो कोई ऑफेंस है या नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है, और ना ही वो जान पा रहा है कि भी उसके किए हुए काम का परिणाम क्या होने वाला है, कि भी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, वो नहीं है उसे पता। तीसरी जो चीज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो है ऑन दैट ओकेजन। अब देखिए कई बार होता है बच्चे को पहले नहीं पता था कि भी वो जो काम करने वाला है कि भी वो एक ऑफेंसिव एक्ट है या नहीं है, लेकिन जब वो उस एक्ट को करने लगा उसे समहाउ पता चल गया कि ये जो काम है ना ये गलत है, बट स्टिल जानने के बाद भी अगर वो कर रहा है, इट मीन्स वो यहाँ पर इमेच्योर नहीं रहा, वो मैच्योर हो गया है, वो समझ चुका है अपने उस ऑफेंस को, अपने उस एक्ट को कि भी ये गलत है, बट स्टिल अगर वो कर रहा है ना तो उसे यहाँ उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। राइट, सो ऑन दैट ओकेजन, उस ओकेजन पर, उस मोमेंट पे अगर उसे नहीं पता है कि उसका किया हुआ काम एक जो है वो ऑफेंस है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले, अगर उसे नहीं पता है तो यहाँ उसको सेक्शन 83 का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब इसकी एक बार बेयर से रीडिंग कर लेते हैं। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड। तो कोई भी जो उसका एक्ट है ना वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, किसका, चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर्स। तो 7 से 12 साल तक के बच्चे का जो कोई भी एक्ट है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। Who has not attained sufficient maturity, जिसने एक sufficient maturity हासिल नहीं की है, of understanding to judge of nature and the consequences of his conduct। तो अपने उस एक्ट का नेचर समझने के लिए और उस एक्ट के क्या परिणाम निकलने वाले हैं या फिर क्या परिणाम निकल सकते हैं वो उसको समझ नहीं पा रहा है ऑन दैट ओकेजन, उस मोमेंट पे जब वो एक्ट कर रहा है। तो ये सेक्शन 83 बहुत सिंपल है। 82 और 83 का डिफरेंस याद रखिएगा। 82 में बात की गई है 7 साल से कम उम्र के बच्चे की, और यहाँ पर बात की गई है 7 से 12 साल तक के बच्चे की। सेक्शन 84 को देखते हैं। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड होता है जिसका
दिमाग सही से काम नहीं करता है, पागल हम जैसे जनरली बोल देते हैं, अगर किसी पागल के द्वारा कोई ऑफेंसिव एक्ट हो जाता है तो क्या हम उसे पनिशमेंट देंगे या नहीं देंगे, यही आपको सेक्शन 84 बताता है। तो यहाँ जो है मैंने पूरा सेक्शन ही लिखा हुआ है, बस पॉइंट वाइज डिवाइड कर रखा है। बेयर एक्ट में भी आपको यही मिलेगा, देख लीजिएगा। देखते हैं। बाय रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब अपने अनसाउंड मतलब अपने ख़राब दिमाग की वजह से ही इज़ इनकेपेबल ऑफ नोइंग, वो समझ नहीं पा रहा है। वो क्या नहीं समझ पा रहा है? नेचर ऑफ एक्ट, जो वो एक्ट कर रहा है ना, उसके एक्ट का नेचर क्या है, या मतलब किस टाइप का वो एक्ट कर रहा है। ही इज़ डूइंग वॉट इज़ ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, कि भी उसका जो एक्ट है कि भी वो एक गलत एक्ट है, रॉन्ग एक्ट है, या फिर कॉन्ट्ररी टू लॉ है, या फिर उसका एक्ट जो है वो कानून के खिलाफ वो एक्ट कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से। किस टाइम नहीं समझ आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। एट द टाइम ऑफ डूइंग, जब वो उस एक्ट को कर रहा है, उसके अनसाउंडनेस की वजह से उसे अपने एक्ट का नेचर नहीं समझ आ रहा है, और ना ही या फिर उसे ना ही ये समझ आ रहा है कि भी उसका एक्ट जो है वो एक गलत एक्ट है, रॉन्ग एक्ट है, या फिर कॉन्ट्ररी टू लॉ है, कानून के खिलाफ वो उसका एक्ट है। ये जो है ना, एट द टाइम ऑफ डूइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है कई बार इंसैनिटी होती है जो जिसमें दौरे पड़ते हैं किसी पर्सन को, कि भी समय समय पर, हमेशा वो पागल नहीं है, लेकिन जब भी उसे दौरा पड़ता है तो वो पागल हो जाता है, उसे समझ नहीं आता वो जो एक्ट है वो सही है या गलत है। जब वो एक्ट कर रहा है, अगर वो एक साउंड पर्सन है, मतलब एक सही दिमाग वाला पर्सन है, तब उसे यहाँ सेक्शन 84 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब वो एक्ट को कर रहा है तब अगर उसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, तभी उसे सेक्शन 84 का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे जानने के लिए और भी है, देखिए। जो अनसाउंडनेस है, इंसैनिटी जो होती है, दो टाइप की पड़ती है। एक होती है लीगल इंसैनिटी, लीगल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होता है। एक मेडिकल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होता है। लीगल क्या होता है? जिसे आप कानूनी किताबों में प्रूव कर सको। अब लीगल अनसाउंडनेस के लिए देखिए, यहाँ लिखा है ना, कॉन्ट्ररी टू लॉ। तो लीगल इंसैनिटी या फिर लीगल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के वजह से ये लिखा गया है, उस पर्सन को ये नहीं पता है कि भी उसका किया हुआ काम जो है वो कानून के खिलाफ है, तो वो लीगल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। मतलब उसे अपने एक्ट का नेचर नहीं पता है। सिर्फ रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं है, अगर उसे लीगली उसकी कानूनी प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर उसे पता है ना उसके एक्ट की कि भी ये कानूनी रूप से भी ये गलत काम है, तो वो लीगल अनसाउंडनेस है। तो यहाँ पर जो पर्सन है उसकी जो अनसाउंडनेस है वो दोनों तरीके की होनी चाहिए, मेडिकल भी और लीगल भी, क्योंकि एक्ट वो ऑफेंसिव है या नहीं है ये तो आप कानून में ही देखकर बताएंगे। वैसे तो ज़रूरी नहीं कि भी हर गलत काम जो है वो इलीगल ही हो। तो अगर उसे लीगल इंसैनिटी है, लीगल अनसाउंडनेस है, तो साथ ही साथ उसे उसका मेडिकल अनसाउंडनेस भी प्रूव करना पड़ेगा। और अनसाउंडनेस को सिर्फ बोल देने से कि भी इंसान पागल है वो प्रूव नहीं होता है, आपको मेडिकली उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो पर्सन है इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड रहा है, तभी उसे यहाँ पर सेक्शन 84 का बेनिफिट मिल सकता है। सेक्शन 84 के लैंडमार्क केस को देख लेते हैं। ये इंग्लिश केस लॉ है, इंडियन भी बहुत सारे केसेस रहे हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। आर वर्सेस डेनियल मैकनॉटन केस है, 1843 का एक केस रहा है। कई बार आपको सिर्फ मैकनॉटन केस भी लिख देंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि भी सेक्शन 84 का लैंडमार्क इंग्लिश केस कौन सा रहा है, या फिर मैकनॉटन केस जो है वो कौन से सेक्शन से रिलेट करता है, सेक्शन 84 से रिलेट करता है। इस केस में क्या हुआ था, ये जो मिस्टर मैकनॉटन है इसे इनसेन डेल्यूजन होते हैं, मतलब डेल्यूजन होता है जो अपने ही सोच में, अपनी कल्पनाओं में जो रहता है, ये भी एक तरीके की इंसैनिटी होती है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो ही एक सबसे बड़ा कारण है उसकी सारे परेशानियों का, दुख दर्द का। तो वो क्या करता है, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है उनके सेक्रेटरी को शूट कर देता है, ये समझ के कि भी ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उसे मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जब ये कोर्ट में जाता है तो ये अपनी इंसैनिटी के, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के जो है एविडेंसेस प्रोड्यूस करता है, मतलब अपनी मेडिकल अनसाउंडनेस प्रूव करता है, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ उसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर इंसैनिटी जो है उसका बेनिफिट मिल जाता है। 15 जजेस बेंच ये केस रहा। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, मतलब जजमेंट में
तो सब हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है जो इसमें बताया गया कि भी हर पर्सन को एक सेन पर्सन माना जाएगा, मतलब एक समझदार इंसान माना जाएगा जब तक कि उसका कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो जाए, जब तक कि आप उसकी अनसाउंडनेस प्रूव ना कर दे, तब तक उस पर्सन को हम एक सही दिमाग वाला सेन पर्सन मानते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि भी एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, कि जब वो पर्सन एक्ट को कर रहा है उस टाइम उसका अनसाउंड होना ज़रूरी है, तभी उसको इस पॉइंट का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का बेनिफिट मिल सकता है। अगर वो उस एक्ट को करते हुए साउंड माइंड है, अगर वो सही समझदार इंसान है, तब उसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो मैटर एक्ट को करने से पहले वो पागल था, सही था, क्या था, या फिर एक्ट को करने के बाद वो पागल हो गया या क्या है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस एक्ट को जब वो कर रहा है, अगर वो तब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तो ही उसे इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो इस जजमेंट का बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ। तब इसमें जो हमारा एक 42nd रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आया, तब उसने हमारे सेक्शन 84 को दोबारा से चेक किया। लेकिन चेक करने के बाद पाया कि भी कि देखिए हर सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, हर इशू एक अलग होता है, कि भी हर मैटर में आपको चेक करना पड़ेगा कि भी वो पर्सन जो है मेडिकली अनसाउंड है या नहीं है। आप एक हार्ड एंड फास्ट रूल हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, हर किसी के एविडेंसेस भी अलग होते हैं। अब देखिए अनसाउंडनेस की कोई एकदम एक सिंपल डेफिनेशन नहीं है कि भी उसी डेफिनेशन में आप सबको रखेंगे। हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अनसाउंडनेस हो सकता है, तभी तो आप यहाँ पर मेडिकल अनसाउंडनेस के एविडेंसेस की बात करते हो। तो आई थिंक इट्स वेरी सफिशिएंट फॉर सेक्शन 85 को देखते हैं क्या कहता है। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन कोज्ड अगेंस्ट हिज विल। तो सिंपली ये कहता है कि भी नशे की वजह से कोई अगर पर्सन नशे में है तो उस हालत में अगर उससे कोई ऑफेंस हो जाता है तो क्या उसे जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा, उसे सेक्शन 85 का बेनिफिट मिलेगा क्या। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको ये सेक्शन डायरेक्ट से रीड करके बता देती हूँ। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए पर्सन, तो ऐसे पर्सन के द्वारा किया हुआ कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, अगेन जिस टाइम वो उस एक्ट को कर रहा है, तो ये सारी सिचुएशन सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगी जब वो उस एक्ट को कर रहा होता है। इज़ बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की वजह से, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, की इंटॉक्सिकेशन की वजह से, नशे की वजह से वो अपने एक्ट का नेचर नहीं समझ पा रहा है, और दैट ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ इधर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, और वो ना ही ये समझ पा रहा है कि भी जो उसका एक्ट है वो एक रॉन्ग एक्ट है, मतलब एक गलत एक्ट है, या फिर एक कॉन्ट्ररी टू लॉ है, कानून के खिलाफ वो कोई एक्ट कर रहा है। ओके, नाउ प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। तो ये इसका प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटॉक्सिकेशन जो है ना वो उसके विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, तो विदाउट नॉलेज होता है जो जब उसको जानकारी नहीं है। उसको आपने देखा होगा ना फिल्मों में कि भी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कोई नशीली चीज़ मिलाकर वो किसी को पिला देते हैं, तब उससे कोई ऑफेंस हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसे सेक्शन 85 का बेनिफिट मिल जाता है। उसको नॉलेज नहीं है कि भी उसको जो चीज़ पिलाई जा रही है या फिर दी जा रही है उसमें कोई नशीली चीज़ है, तो विदाउट हिज नॉलेज। दूसरा, अगेंस्ट हिज विल, जब आप किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़, नशीली चीज़ पिला देते हैं या खिला देते हैं वॉटेवर, तो यहाँ पर उसकी खुद की इच्छा नहीं है, उसकी खुद की विल नहीं है उस नशे को करने की, बट फिर भी उसे ज़बरदस्ती दे दिया जाता है, और तब उससे अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसका एक्ट जो है वो एक ऑफेंसिव एक्ट नहीं माना जाता, उसे सेक्शन 85 का बेनिफिट मिल जाता है। अब देखिए इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, वो ज़रूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ही हो, जैसे कि हो सकता है वो शराब का नशा, हो सकता है चरस गांजा, वॉटेवर जो भी है, उस चीज़ को लेने के बाद उसे नशा होना चाहिए और उसे अपने एक्ट का नेचर जो है वो समझ नहीं आना चाहिए कि भी वो एक रॉन्ग है या फिर कॉन्ट्ररी टू लॉ है, और ऐसे सिचुएशन में अगर उससे कोई ऑफेंस हो जाता है तो यहाँ पर उसे सेक्शन 85 का बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 86 को देखते हैं। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। तो देखिए हमने सेक्शन 85 में पढ़ा था कि भी अगर कोई इंटॉक्सिकेशन में है, मतलब नशे की हालत में है,
और तब उससे अगर कोई एक्ट हो जाता है जो एक ऑफेंसिव एक्ट है, तब हम उसको जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा और उसे उसका बेनिफिट मिलेगा। उसका जो एक्ट है वो एक ऑफेंसिव एक्ट जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा। वहीं पर ही सेक्शन 86 उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर भी इंटॉक्सिकेशन की बात हुई है, लेकिन वहाँ पर इंटॉक्सिकेशन था अगेंस्ट हिज विल या फिर विदाउट हिज नॉलेज, उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के बिना उसे नशा दिया जाता है और तब उससे कोई एक्ट होता है। लेकिन 86 में ये वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, मतलब कोई पर्सन जानबूझकर अगर नशा कर लेता है, फिर अगर वो कोई एक्ट करता है जो एक ऑफेंसिव एक्ट है, तब यहाँ उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको यहाँ उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखिए सेक्शन 86 जो है वो एज ए एक्सेप्शन डील करता है सेक्शन 85 के। किस तरह से, देखिए सेक्शन 86 को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, सपोज करिए कि भी कोई जो पर्सन है वो एक किसी का मर्डर करना चाहता है, लेकिन वो पहली बार है, उसने कोई ऑफेंस आज तक नहीं किया है, तो वो बहुत डरा हुआ है, तो वो क्या करता है, वो शराब पीता है, नशा कर लेता है, ताकि उसे थोड़ी हिम्मत मिले उस एक्ट को करने की और उसे डर ना लगे। तो यहाँ पर उसने जानबूझकर नशा किया है, उसको नॉलेज है, उसको इंटेंशन है उस एक्ट को करने की। जैसे कि यहाँ क्या है ना, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट एंड नॉलेज। तो जनरली किसी भी ऑफेंस को करने के पीछे एक इंटेंशन होती है, नॉलेज होती है उसको करने की, कि भी उसका जो एक्ट है वो किस टाइप का वो एक्ट करने जा रहा है। तो उस पर्सन ने जानबूझकर नशा किया उस ऑफेंस को करने के लिए, ताकि उसे हिम्मत मिल सके, इंटॉक्सिकेशन में हुआ वो, ठीक है। यहाँ पर उसको इंटेंशन है, उसकी नॉलेज है उस ऑफेंस को करने के लिए, कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। यही आपको सेक्शन 86 कहता है कि जब कोई पर्सन वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन करता है, जानबूझकर कोई नशा कर लेता है और उसके बाद उसे इंटेंशन है, उसको नॉलेज है उस एक्ट को करने की, तब वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकता है कि भी वो पर्सन नशे में था, नशे की हालत में था, तब उसने वो ऑफेंस किया और उसे एज ए ऑफेंसिव एक्ट ट्रीट ना किया जाए, वहाँ उसे इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए सेक्शन 86 को जो है वो एक्सेप्शन बोला गया है सेक्शन 85 का। ओके, नाउ सेक्शन 86 वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, 85 क्या था, अगेंस्ट हिज नॉलेज और विदाउट हिज इंटेंशन, विदाउट हिज विल। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस रहा है ये बसदेव वर्सेस पेप्सू, 1956 का एक केस था। इसमें एक रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन था, वो किसी पार्टी में जाता है और एक लड़के के साथ उसकी बहस हो जाती है और वो उसे शूट कर देता है। तब वो कोर्ट के सामने कहता है कि भी उसे इंटॉक्सिकेशन था, नशे की हालत थी, उसे अपना नेचर जो है एक्ट का वो समझ नहीं पाया कि भी वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या क्या है, वो नहीं समझ पाया। बट कोर्ट ने उसकी ये जो प्ली है वो रिजेक्ट कर दी, क्योंकि वहाँ पर जो इंटॉक्सिकेशन था उसे वो वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन था और वो हैबिचुअल मतलब पीने वाला था। ऐसे नहीं थे कि भी ओकेजनली पीता हो, उसे वो नहीं समझ आता हो कि भी पीने के बाद वो क्या कर रहा है क्या नहीं, इस तरह का उसका नेचर नहीं था। तो वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन था और उसे अपने एक्ट का नेचर पता था, तो इसलिए उसे यहाँ पर इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, सेक्शन 85 का बेनिफिट नहीं मिल जाता है और उसे मर्डर के लिए चार्ज किया जाता है।